नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ITI का सेमेस्टर वाइज जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है और उसी क्रम में हमारी एक पहल है कि आपके जो भी दोस्त मित्र भाई हों, अगर जो भी ITI का पेपर देने जा रहे हैं तो उनको टेक्निकल से लगभग 38 क्वेश्चन आएगा 78 में। तो आप उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक मौका है कि वो यहाँ से अगर पढ़ कर जाते हैं तो उनको एक हो सकता है मे बी सेम टू सेम सवाल ही यहाँ से मिल जाए। तो उन सभी साथियों के लिए यह बेहतरीन सेशन है। जैसा कि साथियों हमने कल बताया भी था आपसे कि इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी वो हमारी क्या आएगी, ट्रांसफार्मर, और हम ट्रांसफार्मर को कवर करेंगे और ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अगर सभी साथी मित्रगण एक बार सेशन से जुड़ जाएं, और सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि ये क्या है, आपका सेल एंड बैटरी है ना। आइए हम लोग को ले चलते हैं आपको ट्रांसफार्मर की तरफ। कहाँ ले चलेंगे बेटा? आपको ट्रांसफार्मर साहब की तरफ ले चलेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर जी आप आ जाइए, है ना। तो ट्रांसफार्मर जी नीचे हैं, है ना। कहाँ पर होंगे? ट्रांसफार्मर जी नीचे होंगे। चलिए, कितना है? 141, 218, 200 के प्लस पे ज़्यादा है, यानी 200 की संख्या पे ज़्यादा ही क्वेश्चन था वो। ठीक है, 164 हुआ, 170 हो गया, 172, 176, 177, 178, 200, 182, चलिए 189, 190, 191, 198, 99, और आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया 201। ठीक है, 201 भी नहीं पढ़ना हम लोगों को, पढ़ना क्या है? ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है। तो ट्रांसफार्मर ये रहा सवाल भाई, कहाँ गया? आ गया क्या? यस, अब आने वाला है। 209 ये रहा भाई आपका 218, है ना। पूरी PDF ही है आपके लिए, है ना। ये ज़बरदस्त है, ये पूरा निमी पैटर्न का ही है ना, जहाँ से सवाल आपका ITI के लिए पूछता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, देखिए दिखा भी है, ट्रांसफार्मर। क्या लिखा बेटा? ट्रांसफार्मर। क्या भाई? ट्रांसफार्मर। चलिए अब हम लोग ये कर रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे कि भाई आपका ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, चलो। कह रहा है पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कि उच्च फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति के अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं। तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी होता है, देखो ट्रांसफार्मर एक उच्च पावर पे होता है, एक होता है आपका उच्च फ्रीक्वेंसी पे, और एक होता है अल्ट्रा हाई या फिर वेरी हाई, यानी कि उससे अधिक पर होता है। ठीक है, यानी कि हम जो ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी है उसके आधार पर अगर हम कोर को बांटते हैं बेटा, तो हम कह सकते हैं एक तरह से आपसे कि एक क्या होती है भाई आपकी हाई पावर की होती है। अगर आपसे हाई पावर की बात करेगा तो आप बताएंगे सिलिकॉन स्टील। क्या बताएंगे भाई? सिलिकॉन स्टील। अगर आपसे एग्जामिनर साहब आपसे पूछता है क्या, कि अगर आपसे एग्जामिनर साहब पूछेंगे कि भाई उच्च फ्रीक्वेंसी यानी उच्च आवृत्ति के लिए, तब तो हमारा क्या जाएगा भाई? फेराइट कोर। क्या जाएगा? फेराइट कोर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि आपसे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी हाई फ्रीक्वेंसी या फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यानी उससे भी ज़्यादा, उस पर हम कौन सा कोर यूज करेंगे। तो हमारा बन जाएगा बेटा आपका वायु कोर, यानी आप कह सकते हो एयर कोर, है ना, एयर का कोर। ठीक है, अगर आपको डिजाइन पे पूछे कि ट्रांसफार्मर में डिजाइन किस पे आधार पे करेंगे, डिजाइन के आधार पे कौन सा कोर यूज करेंगे, तो डिजाइन के आधार पर मेरे बच्चे हो जाता है आपका कौन सा? डिजाइन के आधार पर आता है CRGO, CRGO यानी कि कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड। इसका नाम है पूरा कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा भाई? B वाला, है ना। फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका पहले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा B। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, अगले सवाल की तरफ रुख करें। चलो हम अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल हमारा आपका आ जाएगा 219 नंबर। कितना बेटा? 219 नंबर पर क्या कह रहा सवाल आपसे एग्जामिनर साहब? आइए, कह रहे हैं कि भाई एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 B1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 B2 के बीच में क्या संबंध है। भाई संबंध पूछ रहा है आपसे, यानी कि आपसे कह रहा है कि अगर यह E1 है, सपोज करो कि ये E1 है और B1, यानी ये E1 और V1 के बीच में क्या पूछ रहा है भाई? संबंध पूछ रहा है।
तो E1 और B1 के बीच में क्या संबंध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि E1 बराबर B1, ठीक, सही है, और E2 बराबर B2, यानी E2 और B2 क्या होगा, मान दोनों क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। किसकी कंडीशन में, तो सुनिए मेरी बात को। तो B1 और E1 के बीच में पहले आप संबंध देख लो कितना है। तो यहाँ से यहाँ का कोण कितना बनेगा भाई, आपका 180 डिग्री बनेगा, ये तो 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो B1 और E1 के बीच में कितना कोण बना, हम कह सकते हैं कि B1 और E1 के बीच में 180 कोण बना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दूसरा नंबर आता है E2 और B2। तो E2 और B2 के बीच में, यानी E1 और E2 के बीच में 0 डिग्री बनेगा, E1 और E2 के बीच में 0 डिग्री बनेगा। तो एक काम करो, आप याद कर लो, क्या याद कर लो कि E1 बराबर क्या होता है भाई, B1 हो जाएगा, और E2 बराबर क्या जाएगा भाई, B2 हो जाएगा, ये वाला फार्मूला। यानी कि दोनों का मान, यानी E1 और बराबर B1 का मान होगा, और E2 और B2, यानी ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, है ना। 219 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल की तरफ रुख करेंगे। कह रहा ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है भाई, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। तो आइए दिखाते हैं भाई आपको ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर का क्या कार्य करता है। तो नमी के प्रवेश को रोकता है, वायुमंडल में उष्मा को स्थानांतरित करता है, आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति करता है, लोड भिन्नताकार तेल स्तर को विस्तार कर अनुमति देता है। ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर सबसे ऊपर होता है, और ये तेल के प्रसार का, है ना, तेल के प्रसार का, यानी आप कह सकते हो कि ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर नमी के प्रवेश को रोकता है, वायुमंडल में उष्मा का स्थान, आंतरिक दबाव छोड़ने के लिए। व्हाट इज द ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर कार्य क्या है भाई, प्रिवेंट द मॉइस्चर एंट्री, ट्रांसफार्मर हीट द वायुमंडल में उष्मा का स्थानित करता है, नहीं, आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, अलाउ द रिलीज इंटरनल प्रेशर, नहीं, लोड भिन्नताकार तेल स्तर का विस्तार कर देता है, अलाउ द एक्सप्लेन द ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन। क्या होगा भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है, कंजर्वेटर का क्या कार्य है भाई। तो एक तरह से ये ऑयल कूलिंग करता है, तो ऑयल कूलिंग का तो ऑप्शन दिया नहीं कहीं भाई, है ना, इसमें तो ऑयल लेवल का कुछ दिया ही नहीं है भाई, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है ना। ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर का कार्य क्या करता है, ये तेल प्रसार के संकुचक, यानी जब वाइंडिंग गर्म हो जाती है, वाइंडिंग जब गर्म हो जाती है मेरे बच्चे, तो ये क्या करता है भाई, तेल जो होता है ऊपर चला जाता है, जैसे ठंडा होता है तेल कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर क्या करता है भाई, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर क्या कर सकता है, बता सकते हैं, बताइए। जी बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब ट्रांसफार्मर अधिक प्रयोग होने का ट्रांसफार्मर तेल गर्म होगा, बिल्कुल सही है। तो प्रिवेंट द मोजर एंट्री, ये तो नहीं होगा भाई। अलाउ द एक्सप्लोजन ऑफ द ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, लोड भिन्नताकार तेल स्तर का विस्तार को अनुमति देता है, यही होना चाहिए मुझे लग रहा है ना, तेल के स्तर यानी 220 का डी होना चाहिए, ठीक है, ठंडा का तो वापस आ जाता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, बिल्कुल, तेल के स्तर को विस्तार करने देता है, ठीक है, डी वाला होगा। हम डी को करते हैं, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को क्या करता है, अनुमति देता है, ठीक है। यानी कि जब वह गर्म होता है तो किसकी तरह हो जाता है, जब वो गर्म होता है तो किसकी तरह हो जाता है, यानी जब तेल ऊपर भाग जाता है, ठीक है, यही होगा ये, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर किस हानि का निर्धारण करते हैं। अभी हम लोगों ने कल की ही क्लास में पढ़ा था कि जो शॉर्ट सर्किट एक ओपन होता है, तो ओपन किस पे करते हैं बेटा, ओपन करते हैं हम लो हानि, कोर हानि, है ना, नो लोड लॉसेस, या फिर आपका क्या जाता है चुंबकित वाली, ठीक है। ये कह रहा भाई क्या है आपकी शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट किस पे करते हैं, ताम्र हानि पे, किस पे करेंगे बेटा, ताम्र हानि पे, है ना, कॉपर लॉसेस पे, लोड लॉसेस पे, किस पे बेटा, लोड लॉसेस पे। इसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा, इसके अलावा आपका लोड लॉसेस के अलावा आप कह सकते हैं तुल्य क्या बोलते हैं उसको, वाइंडिंग लॉसेस भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं वेरिएबल, क्या बोलेंगे बेटा,
वेरिएबल, परिवर्तित वेरिएबल, और इसका एक और नाम है ओमिक। क्या नाम है बेटा? ओमिक। ओमिक भी नाम इसका है। क्या नाम है भाई? ओमिक लॉसेस, इसी को बोलते हैं। कई नाम है ना, तो आप इसको याद कर लीजिए कि वेरिएबल क्या है, लोड लॉसेस क्या है, वेरिएबल क्या है, ओमिक लॉसेस क्या है, इन सब चीज़ को भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। चलो अगला सवाल है आपसे, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार पर वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार पर वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। कोई बात नहीं है। तो आपको पता है बेटा कि वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र होता है नो लोड, क्या जाएगा? नो लोड माइनस फुल लोड बटा क्या जाएगा? फुल लोड गुणे 100। ठीक है, और एक चीज़ बता दूंगा आपको कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा फुल लोड पर ही लिया जाता है। फुल वोल्टेज रेगुलेशन का मान कहाँ से लेते हैं बेटा? फुल लोड से ही लेते हैं, यहाँ से ही लिया जाता है। कहाँ से? यहाँ से ही लिया जाता है। तो नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड गुणे 100, तो क्या हो जाएगा आपका मान क्या हो जाएगा? हम क्या कह सकते हैं? तो बस इसको निकाल लीजिए। तो ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज पर विनियमन की गणना करना है। शून्य भार पर वोल्टेज 200 वोल्ट है, 240 वोल्ट है, यानी कि नो लोड पे कितना दे रहा है? 240। तो नो लोड पे 240 लिख लीजिए, माइनस फुल लोड पे कितना दे रहा है भाई? फुल लोड पे 220 दे रहा है, 220 कर लीजिए। फिर 220 हो गया। फिर फुल लोड पे कितना दे रहा है? 220 दे रहा है। तो 240 में से 220 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका? 20 बटा 220 हो जाएगा। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा मान? ऐसे करिए, रुकिए बता रहा हूँ। ऐसे नहीं हो पाएगा, सुनो मेरी बात। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कर लेंगे। लेकिन हाँ मैं सोच रहा था ना, इसको और सरल तरीके से काटते हैं ना। जैसे मान लिया हमने 20 से कम 20 कर दिया, और इसको हमने करते हैं कि 20 से कम 20, 20 दहा में 11 बार, है ना? 11 बार। अब 100 का 11 में भाग दीजिए। 100 का 11 में आप भाग दोगे तो 11 नवा 99। ठीक है, और 1, फिर उसके बाद दशमलव, फिर उसके बाद 0, फिर क्या हो जाएगा? फिर 0, यानी 9.9। कोई है क्या ऑप्शन में? यस, है ना? ये देखो 9.909। डी वाला करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डी वाला। तो 222 का क्या हो जाएगा उत्तर आपका? डी हो जाएगा। 222 का क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 222 के बाद 223। ट्रांसफार्मर में टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? भाई ट्रांसफार्मर में टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है भाई, है ना? तो ट्रांसफार्मर में ताप हानि को कम करता है, हिस्टैरिसीस हानि को कम करेगा, यांत्रिक क्षति को कम करेगा, भंवर धारा हानि को कम करेगा। 223 बताइए, 223 क्या करेगा भाई बताइए? तो कह रहा है आपका कि टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? लेमिनेटेड है। यहाँ पे आ जाओ, देखो इंग्लिश पढ़ो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर? लेमिनेटेड कोर के का काम क्या होता है? ये क्या करता है बेटा? आपका रिड्यूस एडी करंट। क्या हो जाएगा भाई आपका? डी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी वाला। समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है भाई? ये तो आसान है, 224 का सब लोग बता देंगे इसको। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि कौन सा है? तो क्या हो जाएगा भाई आपका? ट्रांसफार्मर का शीतलन विधि क्या है? ऑयल नेचुरल कूलिंग है, या फिर तेल प्राकृतिक हवा ठंडा है, तेल बलित हवा है, तेल प्राकृतिक। भाई ये क्या है आप बता सकते हैं? ये कूलिंग है। कूलिंग में कौन सा है? ऑयल नेचुरल है। तो 224 का जो ऑप्शन आएगा क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उष्मा संचरण के नियम पे कार्य करता है। तो ऑयल नेचुरल कूलिंग, है ना? तेल प्राकृतिक ठंडा वाला क्या हो जाएगा भाई आपका? तेल प्राकृतिक, ए वाला उत्तर करेंगे। ठीक है, ऑयल नेचुरल कूलिंग, तेल प्राकृतिक ठंडा। ठीक है, तेल प्राकृतिक ठंडा वाला 224 का ए। 224 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है ऑयल नेचुरल, ON
एयर नेचुरल, इसका पूरा नाम ये है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, है ना, तेल प्रकृति ठंडा वाला, ठीक है, ये पूरा नाम है, इसमें पूरा नहीं दिया है, तो ये आपका ए वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 224 के बाद क्या बेटा आपका 25 नंबर क्या कह रहा है साई, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है, तो लौह हानि बराबर ताम्र हानि, यानी आपका क्या उत्तर हो जाएगा, यानी कि जब ताम्र हानि और लौह हानि का मान दोनों बराबर होता है तो उस टाइम हमारा क्या होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि वेरिएबल लॉसेस बराबर कांस्टेंट लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस बराबर वेरिएबल लॉसेस, कोई दिक्कत नहीं, या फिर चुंबकीय हानि बराबर ओमिक हानि, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको केवल कंफ्यूज करेगा। नाम आप जानते रहिए कि यही इसका नाम होता है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो 225 हो गया, आगे बढ़ते हैं 226 की तरफ। ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले का शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है ना, बुखोज रिले क्या करता है भाई, आपको भी पता है कि ये आंतरिक शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो 226 क्या है, 226, तो 226 में क्या जाएगा आपको पता है, और ये लगता है कि हाँ ऑयल टैंक और मेन टैंक के बीच में, ऑयल टैंक और मेन टैंक के बीच में, और ऑयल टैंक मतलब क्या है, कंजर्वेटर टैंक, है ना, यानी कि अरे ऑयल टैंक और मेन टैंक में तो तेल रहता ही रहता है, ऊपर आपका कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में होता है बखोज रिले। बखोज रिले क्या करता है भाई, बखोज रिले करता है कि भाई नमी की उपस्थिति को सक्रिय कर, जी एक्टिव द मॉइस्चर प्रेशर, बिल्कुल सही यही है ना। तो 226 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ठीक है। चलो तो ऑयल टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है, कहाँ लगा होता है भाई, ऑयल टैंक लिख लीजिए, पूछता भी है ऑयल टैंक और कहाँ पर, कंजर्वेटर या संरक्षित टैंक, और क्या कंजर्वेटर टैंक के बीच में क्या करते बेटा, इसको हम लगाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है भाई 227 नंबर है क्या, यस। वर्तमान ट्रांसफार्मर के कोर को कम प्रतिघात और को कम कोर हानि क्यों कर रहे हैं, आपको पता है क्यों करते हैं, फिर देखते हैं, इसका इंग्लिश समझते हैं। वाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, ये देखो सही है, वर्तमान, देखो क्या लिखा है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर प्रतिघात और कम करने का, यहाँ समझ में नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा, जब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किए तब समझ में आया। कह रहा वाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, हैविंग द लो रिएक्टेंस एंड लो कोर, तो क्या करने के लिए बेटा करते हैं, आपको पता है कि करंट जो ट्रांसफार्मर होता है इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं इसको, करंट डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। अब आप कहोगे सर जी कि ये कैसे हो गया, अरे महाराज ये करंट के मान को क्या करता है, कम, कितना कर देता है, सेकेंडरी से 5 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर, है ना, 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो क्या होगा भाई, तो ट्रांसफार्मर को कम प्रतिघात बनाए रखने का क्या रीजन है, तो ये क्या करता है, द मिनिमाइज द एरर ऑफ द रीडिंग, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, है ना, डी वाला उत्तर आप सही करोगे, आपका ये सही हो जाएगा। 227 का ऑप्शन नंबर डी, 227 का क्या हो जाएगा बेटा, 227 का डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें इसमें हैं, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट मीटर में के रूप में भी हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, यानी सीटी का हम यूज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट किसमें बेटा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में भी कर सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में 3 चीज़ें क्या क्या हो सकता है आपका बेटा, आप चाहे तो आप लगा सकते हैं बड़े आराम से, वाट मीटर, ए मीटर, रिले, क्या लगा सकते हैं, वाट मीटर, क्या लगा सकते हैं, वाट मीटर, और क्या लगा सकते हैं, ए मीटर, ठीक है, ए मीटर लगा लीजिए, या फिर आप रिले भी लगा सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि इतना काम कर सकता है सीटी। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है, और प्रोटेक्शन में हमारा क्या आता है, रिले, सुरक्षा संरक्षित में, ठीक है। तो आप इतना चीज़ को ध्यान रख लीजिए कि स्टेप सीटी को हम क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, और करंट ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये वोल्टेज के आधार पर ही जो ट्रांसफार्मर को हमने बांटा है, वर्गीकरण किया है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, कि भाई ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, या फिर इसको हम करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। और इसकी जो माप करता है, यानी जो सेकेंडरी में कम करंट का मान 5 एम्पियर तक, है ना, इसीलिए इसको स्टेप डाउन करंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। देखो लिखा भाई, करंट
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है 5 एम्पियर या फिर आपका 1 एम्पियर तक कम कर देता है। ठीक है, बाकी ये आपका एमीटर वाट मीटर लगाने में रिले इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में भी आता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा भाई विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाए। तो हाउ द एरर इन एडिटिंग द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड, है ना। तो भाई क्या कह रहा है भाई, तो हमने पढ़ा वहाँ पर पढ़ने में क्या होती है, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए डी बताया। तो यहाँ भी कुछ अलग ही टाइप का होगा। तो आइए 228 का डी देखते हैं, है ना। इस बार विभव ट्रांसफार्मर, तो पहले से बता दूं आपको कि विभव ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल यानी पीटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं बेटा, स्टेप डाउन। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये क्या करता है भाई, यह जो वोल्टेज के मान को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है भाई, वोल्टेज के मान को कम करता है। लगभग कितना, 110 वोल्ट या 120 वोल्ट, है ना। ये क्या करता है भाई, 110 वोल्ट से 120 वोल्ट। वहाँ पर सीटी क्या कर रहा था, 5 से 10। तो अब जब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसके आधार पे है, वोल्टेज के आधार पर। यानी अब इसको हम बोल सकते हैं कि स्टेप अप करंट ट्रांसफार्मर है। मतलब स्टेप अप, अगर एक करंट के मान को भाई क्या करेगा, बढ़ाएगा। वोल्टेज कम करेगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हमारा इतनी चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पीटी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर या समानांतर ट्रांसफार्मर भी इसको बोला जाता है। और 110 वोल्ट से 120 वोल्टेज तक क्या करता है बेटा, ये कम करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं भाई। कहाँ गया ये 27 नंबर, आ जाओ भाई। हाँ देखो क्या लिखा है, लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करने के लिए नहीं, लंबा चुंबकीय पथ के लिए नहीं होगा बेटा। उच्च प्रभाव के नहीं, अच्छी गुणवत्ता, प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, यस, है ना। प्रोवाइडिंग ये वाला होगा, डी वाला उत्तर सही करेंगे, है ना। कि आपका क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर को सामग्री प्रदान करना, डी वाला उत्तर करेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या था, एरर को कम करना यानी त्रुटि वाला को, और यहाँ पर गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं। अगला बताइए 229 नंबर, क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि हाफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है ना। बढ़िया सवाल है। चलो भाई इसके बारे में जाने कि भाई हाफ लोड से पहले हम जो है क्यों इसको काट देते हैं। तो बेटा आपका जो एक टेप चेंजर होता है ये 2 प्रकार का होता है। टेप चेंजर जो होता है, जो टेप चेंजर होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑन लोड, एक होता है हाफ। ऑन लोड पे काम करता है और एक होता है ऑफ लोड। क्या हो जाएगा भाई आपका, ऑफ लोड। अरे यार जरा जाओ, ऑन लोड या ऑफ लोड, ऑन लोड और ऑफ लोड। तो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें टेप चेंजर होता है, और टेप चेंजर जो होता है किस पे कार्य करता है, 2, ऑन लोड पे करेगा और किस पे करेगा भाई, ऑफ लोड पे करेगा। ठीक है, तो ऑन लोड और ऑफ लोड। तो ऑन लोड किसके लिए होगा भाई, और ऑफ लोड, तो ऑन लोड और ऑफ लोड। और ये कार्य करता है बेटा आपका 2 यानी कि संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो ऑफ लोड पर टेप बदलने पर देखिए, ऑफ लोड यानी इस पे टेप चेंजर का काम है वोल्टेज के मान को कम ज़्यादा करना। ठीक है, तो टेप चेंजर जब ऑफ लोड पे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका, उस समय संपर्क में भारी स्पार्किंग बचने के लिए, है ना। सी वाला उत्तर करते हैं, सी 229 का सी, 229 का क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है यार मत गिरो भाई। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आ गया बेटा। चलो अगला ले लीजिए। पावर ट्रांसफार्मर में भाग का क्या नाम है। तो ये क्या भाई आपका, आपने देखा भी होगा, नीचे ग्राउंड फ्लोर है और टॉप फ्लोर पे 2 चीजें दिख रही हैं इस पे। और ये हमारा अपना जो है बखोल रिले साहब है। क्या है, बुखोल रिले साहब हैं। क्या है, बुखोल रिले साहब हैं। क्या है, बुखोल रिले साहब पड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, बखोल रिले साहब हैं। चलो अगला पढ़ते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है, यानी यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, ये अप फ्लोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर 2 समानांतर के ट्रांसफार्मर संचालित कौन सी चीज़ बिल्कुल आवश्यक है ना। तो आपको पता है बेटा कि ट्रांसफार्मर के में जो आवश्यक चीज़ें होती हैं 2-3 चीज़ें होती हैं
क्या क्या चीज़ें होती है बेटा, एक तरह से आप कह सकते हो कि जो प्रति इकाई इम्पीडेंस समान होना चाहिए, लिख लीजिए इसको, प्रति इकाई इम्पीडेंस, प्रति इकाई इम्पीडेंस होना चाहिए। दूसरा लिखिए, प्रति इकाई क्या होना चाहिए, इम्पीडेंस समान होना चाहिए। इसके अलावा वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए। ध्रुवता समूह यानी कि पोलरिटी, ध्रुवता समूह एक होना चाहिए। और तीसरा आपका हो जाएगा फेज सीक्वेंस, यानी आप कह सकते हो कि क्या नाम है, वोल्टेज रेटिंग क्या हो जाएगा बेटा आपका, वोल्टेज रेटिंग भी समान होना चाहिए। इसके अलावा एक होता है सदिश, चौथा, और ये तो मान ली है ही क्या, फेज सीक्वेंस तो है ही इसका। प्रति इकाई इम्पीडेंस समान होना चाहिए, ध्रुवता समान होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए, और सदिश समूह होना समान होना चाहिए। सदिश समूह, सदिश समूह समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आपसे स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, है ना, ये सब चीज़ें इसमें भी होना जरूरी है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर संचालन के लिए कौन सी चीज़ बिल्कुल आवश्यक है, तो फेज, कालानुक्रम, फेज सीक्वेंस सबसे जरूरी है। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है कि प्रति इकाई, यानी कि प्रति इकाई इम्पीडेंस समान होना चाहिए, पोलरिटी इसकी समान होनी चाहिए, वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए, और इसका सदिश समूह भी क्या होना चाहिए बेटा, समान होना चाहिए। चलो हो गया। चलो इसके आगे बताते हैं। अगला क्या है टॉपिक, अगला है कि कह रहा है कि भाई बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का कम करने के लिए किस निबार का उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इस पे जरा गौर करिएगा। तांबे को कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं बेटा, है ना, तो हम करते हैं किसका उपयोग, स्टेप्ड कोर का। किसका, ताम्र हानि कम करने के लिए, ताम्र हानि कम करने के लिए स्टेप्ड कोर, कौन सा बेटा था आपका, स्टेप्ड कोर का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी तांबा की बचत होती है। क्या होती है भाई, तो क्या उत्तर हो जाएगा, यूज द स्टेप्ड कोर, देखो लिखा भी है, चरणबद्ध कोर, देखो लिखा भी है, यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, डी वाला उत्तर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डी वाला उत्तर करेंगे। तो 232 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 232 क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। तो बस आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट अगले दिन, और आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया जरूर होगा। साथ ही साथ में भाई आपके अगर कोई भी ITI का बच्चा, कोई भी यानी जो भी लड़का हो अगर ITI कर रहा हो या ITI पहले सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो उनके लिए एक बेहतरीन तोहफा है। तोहफा का मतलब हमारे अड्डा परिवार की तरफ से उनको एक मौका तैयारी करने का, गवर्नमेंट तैयारी करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो बस इस सेशन को बेटा हम यहीं रखते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।